नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई है और इसी क्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है, संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा की और आगामी रणनीति पर चर्चा भी हुई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि संगठन सृजन अभियान के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर इकाइयों का गठन कर उनकी प्रगति की समीक्षा की गई है। आज वे संगठन सृजन आमशी रेड्डी जी भी आएंगे और सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ आज विजिट होगी और सीनियर नेताओं के साथ सबके साथ। आप सब जानते हैं कि संगठन सृजन के दौरान हमारे तमाम जिला इकाइयों का गठन हुआ, साथ साथ में ब्लॉकों का गठन हुआ। सभी जिलों की संगठन के हिसाब से जो प्रगति हुई उस पर जो हमारे कार्यक्रम हुए, आज सभी जिलों की समीक्षा है। तो आज यही कार्यक्रम है। इसके बाद हमारी प्रभारी जी सभी सीनियर लोगों से मुलाकात करेंगे, आगे के कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। ये सब आज देहरादून के पलटन बाजार स्थित सरणीमल मार्केट में गली में गांधी साड़ी की दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। आग लगते ही मौके पर दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। घटना में दुकान में रखा कई हजारों रुपए का जो सामान था वो जलकर राख हो गया है। इस हादसे से इलाके में दहशत और भय का माहौल है। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर सामने आई घटनाओं के बीच उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष बलजीत सिंह सोनी ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्राएं एक ही मार्ग से संचालित होती हैं, इसलिए किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छोटी घटनाओं को आपसी समझदारी से सुलझाया जाना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड एक बहुत ही शांत प्रिय राज्य है। जिस मार्ग से होकर श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा चलती है, उसी मार्ग पर श्री बद्रीनाथ धाम जी और श्री केदारनाथ धाम जी की भी यात्रा चलती है। उत्तराखंड का कानून, पूरे देश का कानून, किसी भी समुदाय को ये अधिकार नहीं देता कि वह इस कानून को अपने हाथ में ले। हम सबसे विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया अपना सौहार्द बनाए रखें। अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो उसको नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। आने वाले समय में अक्टूबर तक ये यात्रा चलेगी और हम सब समुदाय के लोगों से आग्रह करते हैं कि कृपया आपसी सौहार्द को बनाए रहें, जिससे कि उत्तराखंड में दोबारा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और इस प्रकार की घटनाओं से किसी भी समुदाय विशेष को शर्मिंदा होने का अवसर ना मिले। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंची हैं और उनका दौरा संगठनात्मक रणनीति और चुनावी तैयारियों पर बेस्ड है। और वहीं बीजेपी ने इस दौरे पर तंज कसते हुए कांग्रेस पर चुनावी मौसम में सक्रिय होने के आरोप लगा दिए हैं। दरअसल बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि बीजेपी पूरे 5 साल जनता के बीच रहती है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल में अगर हम देखें, 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं अगली सरकार आने में, लेकिन 2022 का जब चुनाव हुआ उसके बाद से अब आप देख रहे हैं पिछले 3 महीने या 6 महीने से कुमारी शैलजा जी आपको यहाँ दिख रही हैं लगातार। लेकिन क्या उससे पहले जो 4 साल बीते, जो 22 में हमारे चुनाव हुए, शुरू में हो गए थे, आप समझिए कि पूरा 22 है, 23 है, 24 है और 25 का भी कई महीनों को आपने उसमें देखा कि कुमारी शैलजा जी का प्रवास यहाँ हुआ। वो सिर्फ जिस प्रकार से हम कहते हैं कि बरसात में मेंढक निकलते हैं, उसी प्रकार कांग्रेसी जब चुनाव आता है तो आपको देखने को मिलते हैं, अदरवाइज आपको वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये आखिरी साल है तो ज़रूर दिखेंगे। हम तो पूरे साल भर रहते हैं, हम तो पूरे 5 साल लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमें सिर्फ आखिरी साल की ज़रूरत नहीं है लोगों के बीच में जाने की। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लाल कानों वाला एक विशाल और दुर्लभ हाथी वन्य जीव प्रेमियों के बीच आकर्षण का केंद्र बना है और यह हाथी ढिकाला और झिरना जोन में देखा गया है और इसे रेड ईयर्स नाम से भी जाना जा रहा है। और वहीं इसकी एक अनोखी बनावट के कारण देश भर के पर्यटक और जो फोटोग्राफर हैं वो इसको देखने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लाल कानों वाला एक विशाल और दुर्लभ हाथी आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गया है।
इसे हाल ही में नेशनल पार्क के ढिकाला और झरना जोन में देखा गया है। इसे रेड ईयर्स यानी कि लाल कान के नाम से जाना जाता है, जो देश भर के वन्य जीव प्रेमियों और फोटोग्राफरों को आकर्षित कर रहा है। ये वीडियो झरना गए थे हम परसों सफारी में, तो वहाँ ये लालकाना हाथी दिखा था हमें, और ये काफ़ी लोकप्रिय हाथी है हमारे कॉर्बेट का। और ऐसे कम ही हाथी हैं जो अपने बड़े आकार और बड़े दांतों के लिए प्रसिद्ध हैं, ये भी उनमें से एक है। 40-45 में इसकी एज अनुमानित इसकी मैं कह सकता हूँ देख के इसको। और कैमरा फ्रेंडली है, मतलब समय देता पूरा आपको फ़ोटो खींचने का, चार्ज नहीं करता। तो ये जो आपके फोटोग्राफर जो आगे वर्ड है उसमें ये काफ़ी अच्छा लोकप्रिय है और लोग उसको खींचना देखना पसंद करते हैं। और उससे 3 दिन पहले ये ढिकाला देखा गया था, और क्योंकि आजकल प्रजनन का टाइम है, मिलन का टाइम है, तो ये अब साथी की तलाश में बहुत लंबी दूरी तय करते हैं और झुंड को चेक करते हैं। वन्य जीव प्रेमियों का कहना है कि लाल कान वाले हाथी बहुत कम देखने को मिलते हैं। इनका लाल रंग पिगमेंटेशन कम होने और खून की नसें दिखाई देने की वजह से होता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इतने स्वस्थ और वयस्क नर हाथी का होना वहां के जंगल के अच्छी तरह से फलने फूलने का संकेत है। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। योग नगरी ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भारतीय सेना के जवानों के लिए विशेष योग शिविर आयोजित किया गया है, और इस शिविर का उद्देश्य जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना था। कार्यक्रम में जवानों ने विभिन्न प्रकार का योगासन किया है, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास भी किया है। योगाचार्य अमृतराज के मार्गदर्शन में हुए इस शिविर में जवानों ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प भी लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारतीय सेना के जवानों के लिए एक विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। योग नगरी के नाम से प्रसिद्ध ऋषिकेश में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक सशक्त बनाना है। योग शिविर में सेना के जवानों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान अभ्यास में भाग लिया। आपको बता दें कि शिविर के दौरान जवानों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया और योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। आज गंगा के पावन तट पर तपोवन में योग नगरी ऋषिकेश में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और इंडियन आर्मी के जवान्स ने हमारे साथ योग किया। और मुख्य रूप से ये रायवाला मिलिट्री स्टेशन से थे, जिसको हम 6 माउंटेन ब्रिगेड बोलते हैं, आरटी बोलते हैं। और उसमें जवानों ने और एनसीसी के बच्चों ने, साथ ही साथ ऑफिसर्स ने हमारे साथ योग किया, आसन किए, प्राणायाम किए, ध्यान किया। आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद की दिनचर्या के बारे में हमने उनके साथ जानकारी साझा की, और उन्होंने अपने जीवन में योग को अपनाया, आयुर्वेद को अपनाया। इंडियन आर्मी ऑन द गैंजेस ऑफ गंगा इन तपोवन इन योग नगरी। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता दया किशन कॉलोनी ने खटीमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की मौजूदा स्थिति और सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगा दिया कि 26 सालों में राज्य का पर्याप्त विकास नहीं हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्लान और नशे की समस्या गंभीर बनी हुई है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर राज्य को सही दिशा न देने का आरोप लगा दिया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आने पर मुफ्त में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार के अवसर ये बढ़ाकर प्लान रोकने का काम करेगी। राज्य के जो निर्माण की परिकल्पना थी पिछले 26 सालों में, उसको रोड़ा गया। यहाँ की शहादतों का अपमान हुआ है। राज्य की परिकल्पना के अनुरूप राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। विपरीत दिशा में राज्य के नेतृत्व ने इस राज्य को भेजा है। और मुझे खुल के कहने में कोई दिक्कत नहीं, जो विजन होना चाहिए इस राज्य का। उत्तर प्रदेश में हम लोग पहाड़ी राज्य के रूप में थे, 8 जिलों का राज्य था, 18 विधायक यहाँ से जाते थे। उत्तराखंड जो स्टेट था इसमें विकास नहीं पहुंचता था, इसलिए यहाँ के लोगों ने, माताओं ने, नौजवानों ने, बेरोजगारों ने, यहाँ के कर्मचारियों ने, सभी लोगों ने मिलकर के इस राज्य की लड़ाई लड़ी, जिसमें 42 शहादतें हुई। हंसा धनई और बेलमती चौहान जैसी मातृशक्ति ने गोली खा करके इस राज्य का निर्माण। इन 26 वर्षों में हमने अपनी राजधानी तय नहीं कर पाए, ये बड़ा दुर्भाग्य, इससे दुख होता है। मातृशक्ति आज भी पहाड़ों में
प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनको सही स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती। नौजवान नशे की ओर धकेला जा रहा है। युवाओं का हाल बहुत बुरा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर। पिछले कई राज्यों से हमारा राज्य बेरोजगारी की चरम सीमा पर। 26 सालों में इस राज्य को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने किया और कुछ काम यहाँ पर हुए नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा को सुरक्षित व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 24 घंटे ही एक्टिव है और अब तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण अपना करवाया, जबकि 36 लाख से ज्यादा यात्री धामों के दर्शन कर चुके हैं। वहीं कंट्रोल रूम में 45,000 से ज्यादा शिकायतों का समाधान भी हो चुका। साथ ही यात्रा से जुड़ी सभी सेवाओं को त्वरित निस्तारण भी किया जा रहा है और यात्रियों को मौसम के साथ साथ अन्य जानकारी भी उपलब्ध करवाई जा रही है। आगामी मॉनसून जो आने वाला है उसमें जो हमारी अभी चारधाम यात्रा चल रही है इस वर्ष की, तो उसकी सुगम सुखद बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद देहरादून के कार्यालय में 24 घंटे का कॉल सेंटर रूम स्थापित किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो चारधाम यात्रा में जो यात्री आ रहे, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको अपने पंजीकरण, हेली सेवाएं, रहने की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी मिल सके, तो इसलिए इस सेंटर स्थापित किया गया है। और अभी तक वर्तमान तक लगभग 45,000 से अधिक कॉलें प्राप्त की जा चुकी है इस कॉल सेंटर के माध्यम से और उनका सफल निस्तारण किया जाता है। तो हमें समझते हैं कि कॉल सेंटर जो स्थापित किया गया है इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इसमें जो भी आंकड़े आते हैं इनको हम अन्य विभागों के साथ, जैसे पुलिस, हेल्थ, आपदा, इनके साथ भी इसको हम साझा करते हैं और उन्हीं की मदद से उनके द्वारा जो हमें मौसम संबंधी जानकारी दी जाती है उसको भी हम रजिस्टर्ड यात्रियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चारधाम यात्रा कॉल सेंटर और इसका जो पंजीकरण पोर्टल है, ये सभी विभागों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है और इसका अंतिम लक्ष्य यही है कि जो यात्रा में आ रहे हैं इन सबको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो सके और एक सफल सुखद यात्रा को हम पूरा इसमें बना पाए। इसमें उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। खेल मंत्री रेखा आर्य के निर्देश उन्होंने ये दिए हैं कि राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की प्रक्रिया तेज की जाए और इसकी विज्ञप्ति अगस्त तक जारी कर दी जाए। साथ ही खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में शैक्षिक सत्र शुरू करने की तैयारियां भी जोरों शोरों पर हैं, इसको भी तेजी से पूरा करने के लिए कहा गया है। और मीटिंग में 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी, नई खेल नीति और हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाने के कार्य को प्राथमिकता देने पर भी फोकस किया गया है। आज जो है खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और उस बैठक के अंतर्गत में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स को लेकर चर्चा की गई है, जो पूर्व की बैठक में भी चर्चा का हिस्सा था और उस हिस्से के चर्चा में जो दिशा निर्देश दिए थे पूर्व की बैठक में, आज सफलता ये मिली कि हमारे को वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के लिए जो है वो चीफ कोच की अनुमति जो है वो हमें मिल गई है। निश्चित रूप से उनकी अनुमति मिल जाने के कारण हम बहुत जल्द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स करके हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम धरातल पर उतारेंगे और इसके लिए मैंने विभाग को निर्देश भी दिया है कि आगामी आने वाले इस बरसात के उपरांत जो है हम इस पर तुरंत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हुए इसकी शुरुआत हम लोग करें, यानी कि संभावना इसकी दिख रही है जो अगस्त या जुलाई एंड तक में हम इसकी शुरुआत करेंगे। इसी प्रकार से आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हम हर हाल में आउट ऑफ टर्न जॉब जो है वो हम अगस्त से सितंबर माह तक हम इसकी विज्ञप्ति जारी कर दें, ताकि जो है हमारे बच्चे वैसे ही ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी है, अब और अधिक देरी ना हो, क्योंकि कई बच्चे संपर्क भी कर रहे हैं और कई बच्चे अपनी आयु को लेकर भी चिंतित हैं। तो इसके लिए भी साफ साफ बता दिया गया है कि हम अगस्त से सितंबर में इसकी विज्ञप्ति निकालते हुए इसी वर्ष जो है हम बच्चों को आउट ऑफ टर्न जॉब भी देंगे। इसके साथ ही चंपावत में जो हमारे लोहाघाट में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज है उसकी विज्ञप्ति, उसके पोस्ट के रिगार्डिंग, उसके कोच के रिगार्डिंग, प्रशिक्षकों के रिगार्डिंग, टीचर्स के रिगार्डिंग उसकी विज्ञप्ति निकल चुकी है। तो उसकी भी शुरुआत हम लोग जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जो भी समय देंगे तो उसका शैक्षिक सत्र हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। राजधानी देहरादून में मसूरी धनोल्टी मार्ग स्थित कियाना होम स्टे में नवविवाहिता सॉफ्टवेयर इंजीनियर राधा गायत्री की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस की जांच अब तेज हो गई है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर किसी भी तरह के भारी चोट के निशान अब तक नहीं मिले, जबकि मौत के कारण स्पष्ट करने के लिए बिस्तरा सुरक्षित रखा गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार महिला अपने पति के साथ होम स्टे में रुकी थी और रात में दोनों ने शराब का सेवन भी किया था। सुबह महिला अचेत कंडीशन में मिली, जिसके बाद उसको मृत घोषित कर दिया गया। थाना मसूरी में एक सूचना आती है कि एक महिला टिपरी धार में कियाना होम स्टे में बेसुध पड़ी हुई है और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर वो दंपत्ति थे जो कि जिनकी 7 महीने पहले शादी हुई थी और वो मसूरी में होम स्टे में रुके हुए थे। जब मौके पर पुलिस गई तो देखा तो उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और वो बेसुध पड़ी थी। उसके बाद 108 के जो कर्मचारी थे, उन्होंने जो फार्मासिस्ट थे, उन्होंने बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके तुरंत बाद पुलिस ने पूरे जो वहाँ पर सीन है उसको सिक्योर किया, सारा एविडेंसेस को फॉरेंसिक टीम द्वारा कलेक्ट किया गया, उनके परिजनों को सूचना दी गई, उसके परिजन फिर पहुँच गए और आज महिला का पोस्टमार्टम भी डॉक्टरों के पैनल द्वारा कोऑर्डिनेशन में किया जा चुका है। उसके महिला के परिजनों द्वारा इस घटना की एक जांच के लिए उन्होंने बोला है कि इसके तथ्य जो है सामने लाए जाएं। उसके लिए पुलिस ने पहले से ही अपनी कार्रवाई कर ली थी और जैसा कि पोस्टमार्टम में जिस तरीके की रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 15/6/2026 को थाना मसूरी में एक सूचना आती है कि एक महिला टिपरी धार में कियाना होम स्टे में बेसुध पड़ी हुई है और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर वो दंपत्ति थे जो कि जिनकी 7 महीने पहले शादी हुई थी और वो मसूरी में होम स्टे में रुके हुए थे। जब मौके पर पुलिस गई तो देखा तो उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और वो बेसुध पड़ी थी। उसके बाद 108 के जो कर्मचारी थे, उन्होंने जो फार्मासिस्ट थे, उन्होंने बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके तुरंत बाद पुलिस ने पूरे जो वहाँ पर सीन है उसको सिक्योर किया, सारा एविडेंसेस को फॉरेंसिक टीम द्वारा कलेक्ट किया गया, उनके परिजनों को सूचना दी गई, उसके परिजन फिर पहुंच गए और आज महिला का पोस्टमार्टम भी डॉक्टरों के पैनल द्वारा कोऑर्डिनेशन में किया जा चुका है। उसके महिला के परिजनों द्वारा इस घटना की एक जांच के लिए उन्होंने बोला है कि इसके तथ्य जो है सामने लाए जाएं। उसके लिए पुलिस ने पहले से ही अपनी कार्रवाई कर ली थी और जैसा कि पोस्टमार्टम में जिस तरीके की रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जसपाल राणा की मां को हॉस्पिटल में एडमिट किए जाने के बाद उनकी जो निधन की अफवाह थी उस पर विराम लग गया। दरअसल सोशल मीडिया पर उनके निधन की झूठी खबरें बहुत तेजी से वायरल हुई, जिसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन हॉस्पिटल से सामने आई वीडियो में वो अभी डॉक्टरों के अंडर ऑब्जर्वेशन में हैं। फिलहाल डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं और स्वस्थ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हल्द्वानी में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या को देखते हुए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि कालाडूंगी रोड समेत कई क्षेत्रों में नालों की सफाई, खराब सड़कों की मरम्मत का काम बहुत तेजी से चल रहा है। वहीं निगम का यह दावा है कि इस बार मानसून से पहले सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं ताकि लोगों को जलभराव की परेशानी से राहत मिल सके। निगम ने 15 अप्रैल से तैयारियां अपनी प्रारंभ कर दी हैं और 15 अप्रैल था जो अपना राजेश अधिकारी चौक है कालू शिव मंदिर के पास नालियों को सफाई करने का, और तब से रेगुलर सभी वार्डों में सफाई हमारी प्रारंभ है और सभी जितनी भी नालियां बंद पड़ी हुई या चौक हो जाती हैं उन सभी नालियों को खोलने का काम भी प्रारंभ किया है। और लगभग 14 बड़े नाले हैं शहर में और उन सभी नालों को खोलने का काम भी हमने प्रारंभ कर दिया, उसका भी टेंडर हो गया है और वो काम भी सुचारू रूप से चल रहा है। और सर सड़कें खुदी हुई हैं क्योंकि हम पूरे शहर को जहाँ जहाँ हमारे
टेक्निकल चीज़ें ठीक हैं, वहाँ हम सीवर भी देना चाहते हैं, वहाँ हम पाइपलाइन पानी की भी देना चाहते हैं, वहाँ अच्छी सड़कें बनाना चाहते हैं और निश्चित रूप से खुदी हैं। उसके लिए मैं हल्द्वानी की जनता से कहता भी हूँ कि थोड़ा आप धैर्य रखें और निश्चित रूप से जब वो सड़कें हमने खोदी हैं तो उनको बनाने का काम भी हल्द्वानी नगर निगम ही करेगा। लेकिन थोड़ी सी धैर्य की बात है फिर भी, क्योंकि मानसून से पहले हमने सभी जो यूएसडी के जो ठेकेदार वगैरह उन सबको बुला के हमने यहाँ मीटिंग की है कि नई सड़क कोई भी ना खोदी जाए, जो जितनी पुरानी सड़कें हैं जो खुदी हुई हैं उनको बनाने का काम प्रारंभ किया जाए। और लगभग जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है 3 से 4 किलोमीटर तक पर डे सड़कें बनाई जा रही हैं और यहाँ तक कि रात्रि में भी कई सड़कें बनाई जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि बरसात तक हम बहुत हद तक सड़कों को बनाने का काम पूरा कर लेंगे और जहाँ जहाँ सड़कें नहीं भी बन पाई हैं तो वहाँ हमने कहा है कि थोड़ा रेता बजरी डाल के उसको चलने लायक या ठीक ठाक तरीके से उसको किया जाए ताकि लोगों को चलने में परेशानी न हो। उस दिशा में भी हमारा काम चल रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।